Blood vessels blood vessels vary in structure, size and function, and there are several types. ब्लड वेसल्स की हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं. नंबर 1 पे हमारे पास आ रहा है आर्टरीज, देन है आर्टेरियोल्स, उसके बाद कैपिलरीज, फिर वेन्यूल्स और उसके बाद फिर हमारे पास वेन्स हैं. इस डायग्राम को अगर आप देखें तो सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आती है आर्टरी. आर्टरी का क्या काम होता है? ब्लड को हार्ट से लेके टिश्यू की तरफ लेके जाना. तो जैसे ये टिश्यू के करीब आते हैं तो आर्टरीज साइज़ में छोटी होती जाती हैं. इन्हें हम क्या फिर बोलते हैं? जब आर्टरी साइज़ में छोटी हो जाएगी उससे हम क्या बोलेंगे? आर्टीरियोल. आर्टीरियोल के बाद जब मज़ीद छोटे होंगे तो फिर हमारे पास कैपिलरीज बन जाएंगी. एंड कैपिलरीज से फिर आपको पता है ब्लड एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस होता है इससे. और जब ऑक्सीजन वगैरह टिश्यूज़ को मिल जाएगी, टिश्यूज़ से जो वेस्ट प्रोडक्ट्स कैपिलरीज में आ जाएंगे, फिर ये अगेन कैपिलरीज मिलके हमारे पास क्या बनाएंगी? वेन्यूल. और वेन्यूल सारी मिलके हमारे पास क्या बनाती हैं? बड़ी वेन. और वेन का क्या काम होता है? इस ब्लड को दोबारा हार्ट में ले जाए. तो ये हमारे पास 5 टाइप्स होती हैं ब्लड वेसल्स की. अब हम वन बाय वन देखते हैं कि आर्टरीज़ में क्या होता है, आर्टेरियोल्स में क्या होता है, आगे कैपिलरीज में क्या है, फिर वेन्यूल्स एंड वेन्स में. तो सबसे पहले हमारे पास है आर्टरीज एंड आर्टेरियोल्स. These are the blood vessels that transport blood away from the heart. They vary considerably in size and their walls consist of 3 layers of tissue. ये जो आर्टरीज होती हैं या आर्टेरियोल्स होती हैं इसमें 3 लेयर्स होती हैं टिश्यू की. सबसे पहले हमारे पास क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना और आउटर लेयर ऑफ फिब्रस टिश्यू. सबसे बाहर वाली जो लेयर है उसमें हमारे पास क्या है? फाइबर्स हैं और उसको हम बोलते हैं क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना. उसके बाद हमारे पास आती है ट्यूनिका मीडिया. ये मिडिल लेयर है, इसमें हमारे पास क्या है? स्मूथ मसल्स हैं. उसके साथ साथ एक और चीज़ क्या है? इलास्टिक टिश्यू. और उससे भी अंदर अगर हम जाएँ तो हमारे पास आता है ट्यूनिका इंटिमा और इनर लाइनिंग ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियम, जिसको हम क्या कहते हैं? एंडोथेलियम. ये एक डायग्राम है एक आर्टरी की. इसमें आपको दिखाई जा रही है कि आर्टरी की बेसिकली वॉल्स कौन कौन सी हैं जो अपने पीछे पड़ी हैं. तो 3 होती हैं वॉल्स. सबसे जो बाहर वाली होगी उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका एक्सटर्ना. उसके बाद जो उसके अंदर होगी उसमें हमारे पास क्या है? ट्यूनिका मीडिया. एक्सटर्ना में इसमें हमारे पास क्या है? सिर्फ फाइबर्स होते हैं, इसलिए इसे फिब्रस टिश्यू या फिब्रस लेयर कहते हैं. अंदर ये जो हमारे पास सेकंड लेयर है ट्यूनिका मीडिया, इसमें हमारे पास इलास्टिक टिश्यू होगा और स्मूथ मसल्स होंगे. और इसके अंदर जो लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? ट्यूनिका इंटिमा, जिसमें सिर्फ एंडोथेलियम होती है. और उसके साथ फिर हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन. यहाँ तक किसी को कोई सवाल है तो पूछ लें. नो सर. सर बेसमेंट मेम्ब्रेन जो है वो आर्टरी वाल में आएगी या वो अलग होगा, मतलब अलग पार्ट है? मतलब बेसमेंट मेम्ब्रेन ये समझ लें कि जैसे एक बुनियाद नहीं होती उस तरह जब भी हमारे पास एंडोथेलियम होता है तो उसके नीचे एक अमूमन बेसमेंट मेम्ब्रेन भी होती है. मेनली इसकी 3 वॉल्स ही हैं. ठीक है, ये समझ लें कि ट्यूनिका इंटिमा का ही पार्ट हो जाता है बेसमेंट मेम्ब्रेन. तो ये हमने स्ट्रक्चर किसका पढ़ा है? आर्टरी का. और आर्टेरियोल में भी तीनों लेयर्स होती हैं. फिर नेक्स्ट हमारे पास टर्म आती है एनास्टोमोसिस. Anastomosis are arteries that form a link between main arteries supplying an area. For example, the arterial supply of the palms of the hand and soles of the feet, brain, joints, and to a limited extent the heart muscle. Anastomosis क्या होता है ये मैं आपको ड्रॉ करके समझाता हूँ. इसमें यूँ होता है कि ये समझें कि हमारे पास एक टिश्यू है. हम मिसाल ले लेते हैं कि हमारे पास ब्रेन है. तो इसको 2 आर्टरीज ब्लड सप्लाई कर रही हैं. एक ये आर्टरी है मेरे पास और एक आर्टरी ये है. तो इनके दरमियान लिंक भी होता है एक. ये जो लिंक बन जाएगा इन 2 मेन आर्टरीज के पास जो एक टिश्यू को सप्लाई कर रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं? एनास्टोमोसिस. अब इसमें ये होता है कि अगर ये यहाँ से यूँ सप्लाई जा रही है, फॉर एग्जांपल यहाँ कोई ब्लड क्लॉट बन गया या कोई मसला आ गया, ब्लड सप्लाई नहीं जा सकती, तो वो इस आर्टरी से जाएगी तो यहाँ से होके कुछ ब्लड सप्लाई यहाँ से भी चला जाएगा, जिससे ये टिश्यू काम करता रहेगा. तो ये जो एक लिंक बन जाता है 2 आर्टरीज के दरमियान, उसको हम क्या कहते हैं? एनास्टोमोसिस. ये बात समझ आई है? जी सर. ठीक हो गया. ये एक डायग्राम है, इसमें अब एनास्टोमोसिस की टाइप्स बताएंगे हैं हमें. पहले एक हमारे पास होता है आर्टीरियल एनास्टोमोसिस. ये हार्ट है, हार्ट से ये आ रहा है हमारे पास ब्लड. तो ये समझ लें कि यहाँ पे कोई टिश्यू है ना. तो अब ये देखें कि ये आर्टरी है कि आर्टरी है, बीच में ये लिंक बना हुआ है, ये भी लिंक बना हुआ है, ये भी लिंक बना हुआ है.
ये जो लिंक्स हैं बीच में, इसको हम एनास्टोमोसिस कहते हैं। दोनों आर्टरीज के दरमियान है, इसलिए इसको हमने क्या कह दिया है, आर्टीरियल एनास्टोमोसिस। और ये लिंक इसलिए होता है कि अगर ये यहाँ से फ़र्ज़ करें कोई वो कोलैप्स हो जाए, तो किसी भी मसले से यहाँ से ब्लड फ्लो रुक जाए, तो उसका अल्टरनेटिव पाथवे हो जिससे उस टिश्यू को ब्लड सप्लाई मिलती रहे। फिर हमारे पास दूसरी इसकी टाइप्स होती है वीनस एनास्टोमोसिस। तो ये भी सेम एनास्टोमोसिस है, फ़र्क ये क्या है कि ये वेंस के दरमियान होगा। ये वाला आर्टरीज के दरमियान था और ये किसके दरमियान है, वेंस के दरमियान। और तीसरी टाइप हमारे पास होती है आर्टरी और वेनस एनास्टोमोसिस। इसमें क्या होता है कि एक आर्टरी और वेन में आपस में कनेक्शन बन जाता है, ब्लड फ्लो सीधा आर्टरी से वेन में जाएगा, बाईपास कैपिलरी को कर देगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, आर्टरीवेनस एनास्टोमोसिस। तो ये था एनास्टोमोसिस और उसकी 3 टाइप्स। नेक्स्ट है हमारे पास एंड आर्टरीज। एंड आर्टरीज आर द आर्टरीज विद नो एनास्टोमोसिस। फॉर एग्जांपल द सेंट्रल आर्टरी ऑफ द रेटिना ऑफ द आई। इसमें ये होता है कि भाई ये एक टिश्यू है कोई भी, तो इसको सिर्फ एक ही आर्टरी सप्लाई कर रही होती है और कोई आर्टरी से लिंक नहीं होती, तो इसको मैं क्या बोलूँगा कि ये एंड आर्टरी है। When an end artery is occluded, the tissue it supplies die because of there is no alternative blood supply. ये अगर ब्लड सप्लाई किसी भी वजह से यहाँ से रुक जाती है, तो फिर ये टिश्यू मर जाएगा, डैमेज हो जाएगा, क्योंकि और कोई अल्टरनेटिव सप्लाई नहीं है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एंड आर्टरी, जिसमें एक सिंगल आर्टरी सप्लाई कर रही है, उसका कोई भी एनास्टोमोसिस नहीं है। फिर एंड आर्टरीज की 2 टाइप्स हैं, एक है एनाटॉमिक एंड आर्टरीज, दूसरी है फंक्शनल एंड आर्टरीज। एनाटॉमिक एंड आर्टरीज ये आपको दिखा रहे हैं कि ये कोई टिश्यू है, तो ये सिंगल उसको ना ब्लड सप्लाई जा रहा है। अब ये यहाँ पे अगर ब्लॉक हो जाता है किसी भी मसले से, तो ये टिश्यू यहाँ पे डैमेज हो जाएगा। इसको हम क्या करें, एनाटॉमिक एंड आर्टरीज। एनाटॉमिक के तौर पे स्ट्रक्चर वाइज सिर्फ सिंगल आर्टरी है। फंक्शनल एंड आर्टरी क्या है कि 2 आर्टरीज तो हैं, उसके दरमियान एनास्टोमोसिस भी है, पर वो इतना सफिशिएंट नहीं है कि अगर एक ब्लॉक हो जाएगा तो दूसरा उसे कंपनसेट नहीं कर सकेगा और ये टिश्यू मर जाएगा। इसको हम क्या कहते हैं, फंक्शनल एंड आर्टरीज। एनाटॉमी वाइज देखा जाए तो बीच में लिंक तो है, एनास्टोमोसिस तो है, हम फिर एंड आर्टरीज तो नहीं कह सकते, पर उसमें वो इतनी सफिशिएंट नहीं है कि वो इसको कंपनसेट कर सके। ऐसे को हम क्या नाम देंगे, फंक्शनल एंड आर्टरीज। यहाँ तक अगर किसी का कोई सवाल हो एनास्टोमोसिस से एंड आर्टरीज से तो पूछ लें, नहीं तो आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है कैपिलरीज एंड साइनोसाइट्स। अभी हमने आर्टरी एंड आर्टेरियोल्स कर लिया, उसके बाद हमारे पास क्या आता है, कैपिलरीज। द स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल्स ब्रेक अप इनटू अ नंबर ऑफ माइन्यूट वेसल्स कॉल्ड कैपिलरीज। आर्टेरियोल्स जो हैं वो ब्रेकअप होकर क्या हमारे पास बना देती हैं, कैपिलरीज। कैपिलरी वॉल्स कंसिस्ट ऑफ ए सिंगल लेयर ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। अभी हम पीछे क्या पढ़ रहे थे कि आर्टेरियोल्स और आर्टरीज में वो 3 लेयर्स थी। ये 3 लेयर्स थी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडिया एंड इंटीमा। पर जब कैपिलरी तक पहुंचते हैं तो ये दोनों लेयर्स खत्म हो जाती हैं। कैपिलरी में सिर्फ हमारे पास क्या होगा, ट्यूनिका इंटीमा, जिसको आप क्या कहते हैं, एंडोथेलियम, थ्रू विच वाटर एंड अदर स्मॉल मॉलिक्यूल कैन पास। इसमें से वाटर और कोई स्मॉल मॉलिक्यूल्स हों तो वो पास हो सकते हैं। द कैपिलरीज फॉर्म अ वास्ट नेटवर्क ऑफ टाइनी वेसल्स दैट लिंक द स्मॉलेस्ट आर्टेरियोल्स एंड स्मॉलेस्ट वेन्यूल्स। कैपिलरीज के बाद हमारे पास वेन्यूल्स बनती हैं, तो बेसिकली आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स के दरमियान जो लिंक कर रहा है वो क्या चीज़ कर रही है, कैपिलरीज। द कैपिलरी बेड इज अ साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू फ्लूइड विच बाथेज द बॉडी सेल्स। ये बात हमने प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस की थी कि कैपिलरीज में पोर्स होते हैं और उन पोर्स से टिश्यूज़ में जो ऑक्सीजन वगैरह चली जाती है और वेस्ट प्रोडक्ट वापस आ जाते हैं। Entry to capillary beds is guarded by rings of smooth muscle, pre-capillary sphincters which direct blood flow। अब यूँ होता है कि यहाँ से अगर ये कैपिलरी स्टार्ट हो रही है, तो कैपिलरी स्टार्ट होने के स्टार्ट से यहाँ पे हमारे पास एक रिंग ऑफ स्मूथ मसल्स होते हैं जो बेसिकली ब्लड फ्लो को कंट्रोल कर रहा होता है। कैसे कंट्रोल करता है ये भी अब हम देख लेते हैं। हाइपोक्सिया, ऑक्सीजन लेवल हमारे पास कम हो टिश्यू में, और हाई लेवल्स ऑफ टिश्यू वेस्ट्स डायलेट द स्पिंस्टर्स, ये मसल्स हैं, एंड इंक्रीज ब्लड फ्लो थ्रू द अफेक्टेड बेड्स। जब आपके पास हाइपोक्सिया होगा या वेस्ट प्रोडक्ट्स ज़्यादा बनने लग जाएंगे तो ये स्पिंस्टर जो हैं ये ओपन हो जाएंगे, इस तरह खुल जाएंगे, और ये जो ब्लड है वो इधर कैपिलरीज में फ्लो करने लग जाएगा, जिसमें जिस टिश्यू को भी सप्लाई चाहिए ऑक्सीजन की उसको मिलती रहेगी। तो इनका क्या काम होता है, स्फिंक्टर्स का या स्मूथ मसल का, ये ब्लड फ्लो को डायरेक्ट करते हैं। In certain places, including the liver and bone marrow, the capillaries are significantly wider and
लीकियर देन नॉर्मल। कुछ प्लेसेस ऐसी होती हैं जहाँ पे ये जो कैपिलरीज़ हैं इनका साइज़ थोड़ा बढ़ जाता है और साथ में क्या हो जाती हैं, ज़्यादा लीकियर हो जाती हैं। ये समझ लेंगे पोर्स ज़्यादा हो जाते हैं। जहाँ पे ये चीज़ें हों, दो चीज़ें हैं। क्या चीज़? पहली ये कि इनका डायमीटर बढ़ जाए, थोड़ी वाइड हो जाए। दूसरा क्या है कि लीकियर ज़्यादा हो जाए। उसको हम क्या नाम देते हैं? साइनोसॉइड्स। एंड बिकॉज देयर वॉल्स आर इनकम्प्लीट। अब साइनोसाइड्स जो हैं जिसमें कैपिलरीज वाइड हुई हुई हैं और लीकियर ज़्यादा हैं, उनके वॉल्स कैसी होती हैं? इनकम्प्लीट होती हैं। एंड देयर लूमेन इज़ मच लार्जर देन यूजुअल। द ब्लड फ्लोज थ्रू देम मोर स्लोली अंडर लेस प्रेशर एंड कैन कम डायरेक्टली इनटू कॉन्टैक्ट विद द सेल्स आउटसाइड द साइनोसाइड वॉल। ये देखें, अब हमने बात की थी कि कैपिलरीज में सिर्फ एंडोथीलियम होती है, तो ये जो एंडोथीलियम है इसको तो कंटिन्यूस होना चाहिए, पर यहाँ आप देख रहे हैं कि एंडोथीलियम ही बीच में जगह जगह से गायब है। इसको हम क्या कहते हैं? साइनोसाइड्स। और इसमें क्या होगा कि अब जो भी इसमें से वो ऑक्सीजन वगैरह होगी यहाँ से भी निकल जाएगी, यहाँ से भी निकल जाएगी, यहाँ से भी निकल जाएगी। ये पोर्स के अलावा ये एंडोथीलियम में ही गैप्स हैं, जिसकी वजह से क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ सब्सटेंसेस साइनोसाइड्स में ज़रूरत से ज़्यादा होता है। This allows much faster exchange of substances between the blood and the tissues, useful for example in the liver, which regulates the composition of blood arriving from the gastrointestinal tract. यहाँ तक अगर कोई सवाल है तो आप लोग पूछ लें। सर हाइपोक्सिया का प्लीज बता दें। हाइपोक्सिया, हाइपोक्सिया ये होता है ना कि ऑक्सीजन लेवल आपके जो है वो टिश्यूज़ में कम हो जाए। ये मेरे पास एक टिश्यू है ना, तो अब ये समझ लें कि नॉर्मली इसको ऑक्सीजन चाहिए तकरीबन 20 मिलीलीटर, सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ। तो जब आपकी बॉडी काम कर रही होती है, टिश्यू एक्टिवेट हुए हुए होते हैं, जैसे कि आप चल रहे हैं तो आपके जो मसल्स हैं सारे वो एक्टिवेट हुए हैं, अब उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए। तो नॉर्मली कितनी मिल रही होती है? 20 मिलीलीटर से लेट्स सपोज, तो अब उन्हें ज़्यादा चाहिए। अब उनकी डिमांड हो सकता है हो कि हमें 50 लीटर जो है 50 मिलीलीटर ब्लड सप्लाई मिले, ऑक्सीजन मिले। तो इसको हम क्या कहेंगे? हाइपोक्सिया। उन्हें ज़रूरत कितनी है? 50, पर मिल कितनी रही थी? 20, जिसकी वजह से फिर अब ब्रेन ने चेंजेस करवाएगा बॉडी में और ब्लड सप्लाई को 50 तक लेके जाएगा उस रिस्पेक्टिव टिश्यू में। कुछ क्लियर हुई ये बात? सर ये डिजीज है या फिर नहीं, बॉडी खुद डिजीज़ ही नहीं से है, मैनेज कर लेती है? डिजीज़ नहीं है, ये एक स्टिमुलस है कि भाई अभी आपकी बॉडी को ज़्यादा ज़रूरत चाहिए। जैसे अगर आप सिंपल बैठे हुए हैं तो एक नॉर्मल लेवल है ऑक्सीजन का जो आपके मसल्स को मिल रहा है, ठीक है। आपने एकदम भागना शुरू कर दिया, अब आपके जो मसल्स हैं, स्केलेटल मसल्स वगैरह हो गए, उन्हें ज़्यादा ऑक्सीजन चाहिए क्योंकि वो भी इस्तेमाल हो रहे हैं, यूज़ हो रहे हैं। तो इसमें हम क्या कहेंगे कि जी हाइपोक्सिया हो गया, अब उन्हें ज़्यादा चाहिए, फ़ौरन ब्रेन जो है वहाँ पर ज़्यादा ऑक्सीजन या ब्लड फ्लो उस तरफ ज़्यादा कर देगा। तो हाइपोक्सिया ये कहते हैं कि ऑक्सीजन लेवल कम हो जाए, और बॉडी इसको खुद ही मैनेज करती है, अनलेस कि ये हाइपोक्सिया एक्सटेंसिव ना हो जाए। जैसे कि आपकी फॉर एग्जांपल कोई ब्लड वेसल अगर डैमेज हो गया जिससे ब्लड लॉस ज़्यादा हो गया, तो अब अगर ब्रेन सप्लाई भी कर रहा है पर वहाँ से ब्लड लॉस ज़्यादा है तो टिश्यू के को ऑक्सीजन नहीं मिल रही, तो उस हाइपोक्सिया की फिर आगे ट्रीटमेंट होगी। पर मेन अभी आप सिर्फ ये समझें कि हाइपोक्सिया क्या होता है? लो लेवल ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। एक्सक्यूज मी सर। जी जी, सर रिकॉर्डिंग ऑन कर दें। रिकॉर्डिंग ऑन है भाई, बेफिक्र रहें आप। यहाँ तक क्लियर है? जी सर क्लियर है। ठीक हो गया। नेक्स्ट फिर हमारे पास कैपिलरीज की भी टाइप्स होती हैं। एक हमारे पास है कंटिन्यूस कैपिलरीज जिसमें पोर्स वगैरह इतने नहीं होते। दूसरी हमारे पास क्या है? फेनेस्ट्रेटेड, जिसमें पोर्स वगैरह होते हैं। और तीसरी क्या है? डिसकंटिन्यूस कैपिलरीज, जो हमारे पास क्या है? साइनोसाइड्स, जिसमें वॉल्स में ही हमारे पास ब्रेक्स आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है वेन्स एंड वेन्यूल्स। वेन्स आर ब्लड वेसल्स दैट रिटर्न ब्लड एट लो प्रेशर टू द हार्ट। वेन्स में याद रखिएगा कि ब्लड का जो प्रेशर होता है वो कम होता है। उसकी मेन रीज़न क्या है कि आर्टरीज़ का अगर डायमीटर इतना है तो वेन्स का डायमीटर इससे बड़ा होता है। जब वो बड़ा है तो उसमें ब्लड आस्ता फ्लो करता है, तो इसलिए याद रखिएगा कि ब्लड फ्लो हमेशा जो है वो वेन्स में कैसा होता है? विद लो प्रेशर। द वॉल्स ऑफ द वेन्स आर थिनर देन दोज ऑफ आर्टरीज बट हैव द सेम 3 लेयर्स ऑफ टिश्यूज़। इसमें भी वेन्स में भी वही 3 लेयर्स होती हैं जो हमने पढ़ा था, ट्यूनिका एक्सटर्ना, मीडियन, इंटीमा, पर इसकी वो वॉल्स थिन होती हैं एज़ कम्पेयर टू आर्टरीज। ये इसमें आप देखें, ये आपको दिखाई जा रही है एक आर्टरी और ये है हमारे पास एक वेन। तो ये क्रॉस सेक्शन लिया हुआ है, तो ये बाहर वाली लेयर हमारे पास आ गई, आउटर लेयर। ये तो दोनों में एक जैसी है, इसमें ज़्यादा है थोड़ी वेन में। उसके बाद ये मिडल लेयर है जिसमें हमारे पास इलास्टिक
टिश्यूज़ और स्मूथ मसल्स होते हैं ना, ये वेंस में बहुत कम होते हैं, ये आर्टरीज़ में बहुत ज़्यादा होते हैं। इस वजह से ये आर्टरीज़ का डायमीटर क्या होता है अंदर वाला, ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी, वेंस का सॉरी ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू आर्टरी। और फिर ये इनर लेयर है, और यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहे हैं, ये वॉल्व होते हैं जिनका मकसद ये होता है कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करवाए। यहाँ तक किसी को अगर कोई सवाल है इस डायग्राम से तो वो पूछ लें, या नहीं है तो आगे चलते हैं। सर ये अभी आपने रीजन सर अभी आपने रीजन बताई थी कि वेन का डायमीटर क्यों ज्यादा होता है, सर प्लीज एक बार वेंस बता का दें। डायमीटर देखें, ये 3 लेयर्स हैं ना हमारे पास, ये 3 लेयर्स हैं। तो अब इसमें ये देखें स्मूथ मसल और वो टिश्यू सेल्स कितने कम है ना, इलास्टिक टिश्यू इसमें इतना ज़्यादा ब्लड फ्लो इधर अंदर कर रहा होता है, ये जो आपको स्पेस नहीं नज़र आ रही इसमें ब्लड फ्लो होगा, और ये बाकी तो उसके लेयर्स हैं ना। अब इसमें देखें कि ये डिस्टेंस इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, ऑब्वियसली वेन में ज़्यादा। उसकी रीज़न क्या है कि इसमें इलास्टिक और स्मूथ मसल बहुत ही कम है, जिसकी वजह से इसकी वॉल बहुत थिन है, और ये अंदर वाला जो डायमीटर है जिसमें ब्लड फ्लो करेगा वो इसमें ज़्यादा है वेन में, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो स्लो होगा। अच्छा, दे आर थिनर बिकॉज देयर इज़ लेस मसल एंड इलास्टिक टिश्यू इन द ट्यूनिका मीडिया। वही बात है कि थिनर क्यों होते हैं वॉल्स में इनके, क्योंकि उसमें मसल और इलास्टिक टिश्यू कम है। बिकॉज वेन कैरी ब्लड एट अ लोअर प्रेशर देन आर्टरीज, व्हेन कट द वेन्स कोलैप्स व्हाइल अ थिकर वॉल्स आर्टरीज रिमेन ओपन। अब ये होता है कि अब ये तो इसकी वॉल बहुत ही छोटी है, फ्रेजाइल होती है, जैसे ये यहाँ से कोई कट अगर लग गया फ़ौरन आपकी वेन कोलैप्स कर जाएगी। पर आर्टरीज में क्योंकि ये थिक होता है इसमें थोड़ी सी वो ड्यूरेबिलिटी होती है कि विथ स्टैंड कर सकती है, तो आर्टरी अनलेस के बहुत एक्सटेंसिव डैमेज ना हो अपना स्ट्रक्चर को किसी हद तक मेंटेन कर लेगी। पर इसका तो स्ट्रक्चर वैसे ही वॉल्स बहुत वीक हैं, ये जैसे ही कट होगी तो ये बिल्कुल ही कोलैप्स कर जाएगी वेन। When an artery is cut, blood separates at a high pressure with a slow, while a slow steady flow of blood escapes from the vein. अब आर्टरी में क्योंकि जगह कम है, ब्लड इसलिए स्पीड से जा रहा होता है, इसलिए जब आर्टरी कट होगी तो ब्लड प्रेशर क्योंकि आर्टरी में ज़्यादा होता है इसलिए ब्लड फ्लो ज़्यादा निकलेगा यहाँ से जब कोई आर्टरी कट होगी। पर वेन में क्योंकि वो डायमीटर ज़्यादा है, ब्लड आराम से आ रहा है, तो जब ये कट होती भी है तो ब्लड आराम आराम से यहाँ से निकलता है, इतनी जल्दी नहीं निकलता। तो ये था वेन्स के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास ये भी एक डायग्राम है जस्ट आपको शो कराने के लिए कि आर्टरी में ये लेयर्स बताई जा रही हैं। ये जो 2 लेयर्स हैं, ये एक्सटर्नल लेयर है, ये अंदर वाली लेयर है जिसमें मसल्स और इलास्टिक टिश्यू है। अगेन देखें इसमें कितने ज़्यादा हैं, इसमें बहुत ही कम है, और ये अंदर इनर लेयर एंडोथीलियम की है। अब ब्लड फ्लो की जो लिमिट है या जो इसमें जगह है वेन में बहुत ज़्यादा होती है, आर्टरी में बहुत ही कम होती है, इसलिए ब्लड फ्लो तेज़ यहाँ पे होता है आर्टरी में, और वेन में स्लो होता है। Some veins possess valves which prevent backflow of blood, ensuring that it flows towards the heart. अब ये अगर आप समझ लें कि एक बंदा है, अब वेन्स का क्या काम होता है कि ब्लड को वापस हार्ट की तरफ लेके आना। इन अदर वर्ड्स अगर हम यूँ खड़े हुए हैं तो ग्रेविटी किस तरफ पुल कर रही होती है चीज़ों को, नीचे की तरफ। अब वेन्स का क्या काम है, अगेंस्ट द ग्रेविटी काम करके ऊपर की तरफ ब्लड को, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ट्रांसफ़र करना। इस वजह से स्पेशली जो हमारे लेग्स के मसल्स हैं, सॉरी ब्लड वेसल्स हैं, वेन्स हैं, उसमें अल्लाह ताला ने ये वॉल्व्स लगा दिए होते हैं। वो जैसे ही ब्लड ऊपर जाएगा पीछे से वॉल्व बंद हो जाएगा ताकि ये ब्लड वापस ना आए, ये ऊपर की तरफ ही जाता जाए और ये कहाँ तक जाए, हार्ट की तरफ। तो इसलिए वेन्स में वॉल्व्स होते हैं जबकि आर्टरीज़ में नहीं होते, क्योंकि आर्टरीज़ ऑलरेडी ब्लड को ग्रेविटी की ही डायरेक्शन में नीचे लेके आ रही होती हैं। Walls are abundant in the veins of the limbs, especially the lower limbs, where blood must travel a considerable distance against gravity when the individual is standing. They are absent in very small and very large veins in the thorax. Thorax और abdomen में इतना काम नहीं होता क्योंकि ये हार्ट के पास पास ही होते हैं, तो इन वेन्स में नहीं होते वॉल्व्स ज़्यादा। स्पेशली ये कहाँ होते हैं, लोअर लिम्स में। और walls are assisted in maintaining one way flow of by skeletal muscles surrounding the veins. तो जो स्मॉलेस्ट वेन होगी उसको फिर हम क्या बोलते हैं, वेन्यूल्स बोलते हैं। वेन्स आर कॉल्ड कैपेसिटेंस वेसल्स बिकॉज दे आर डिस्टेंसिबल, इसका मतलब होता है फ्लेक्सिबल होती हैं, एंड देयरफॉर हैव द कैपेसिटी टू होल्ड ए लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडीज ब्लड एट एनी वन टाइम। अबाउट 2/3 ऑफ द बॉडीज ब्लड इज इन द वेनस सिस्टम। ये बात MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि ब्लड में जो वीनस सिस्टम में ब्लड कितना होता है बॉडी का, तो टोटल जितना है उसमें से 2/3 किधर होता है, वेन्स में होता है। और ये इसीलिए होता है कि जब अगर कोई ब्लड लॉस ज़्यादा हो जाए तो एकदम ब्लड प्रेशर कम ना हो, फिर ये जो 2/3 रिजर्व में है सारा आर्टीरियल सिस्टम में आ जाता है,
ताकि आपका हार्ट काम करता रहे। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर। ठीक है, गुड। नेक्स्ट हम देखते हैं ब्लड सप्लाई से कैसे मिलती है। अब जो ब्लड वेसल है इसके भी हमने बताया कि इसके आउटर लेयर्स में टिश्यूज़ वगैरह होते हैं तो उन्हें ब्लड सप्लाई चाहिए होती है। वो कैसे होता है, ये जो आपको यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स नज़र आ रही हैं, इसको हम क्या बोलते हैं, वेजा वेसोरम। The outer layers of tissue of thick walled blood vessels receive their blood supply via a network of blood vessels called the vasa vasorum. Thin walled vessels and the endothelium of the others receive oxygen nutrients by diffusion from the blood passing through them. जो thin walled होंगी वेसल्स या एंडोथीलियम वगैरह होगी वो तो सिंपल डिफ्यूजन से ही न्यूट्रिएंट्स ले लेगी, और जो बाहर वाली लेयर्स हैं उससे उसके लिए अलग ब्लड सप्लाई है जिसको हम क्या कहते हैं, वेजा वेसोरम। नेक्स्ट हमारे पास आता है कंट्रोल ऑफ ब्लड वेसल डायमीटर। ब्लड वेसल का डायमीटर कम होगा ज़्यादा होगा, वो कैसे कंट्रोल होता है वो देखते हैं। द स्मूथ मसल इन द ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल लेयर होती है an artery in of veins and arteries is supplied by nerves of the autonomic nervous system. ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का किसी को कॉन्सेप्ट है, ये क्या होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? सर आई थिंक वो नर्वस सिस्टम जो इन इमरजेंसी सिचुएशन में वर्क करता है। इसको करता है तो इसका एक पार्ट इमरजेंसी सिचुएशन में करता है, पर आप ये कह सकते हैं कि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम वो है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो इनवॉलेंट्री एक्शंस मतलब इनवॉलेंट्री हम उसे कंट्रोल नहीं कर सकते। इसको अगर हम डिवाइड करें ना नर्वस सिस्टम को, ये हम वैसे डिटेल तो इसकी बाद में नर्वस सिस्टम का जब लेक्चर होगा तब पढ़ेंगे। एक हमारे पास होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आता है, और दूसरा हमारे पास होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में फिर दो आते हैं, एक होता है जो हमारे कंट्रोल में होता है जिसको हम सोमैटिक कहते हैं, और दूसरा होता है जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है जिसको हम कहते हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जो है ये फर्दर दो पे कंपोज हुआ होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम पे। इसको आप अपने साथ ड्रॉ कर लें क्योंकि ये ज़रूरी है इस चीज़ को समझने के लिए। नर्वस सिस्टम जो है, नर्व्स का जो भी सिस्टम हमारी बॉडी में है उसकी दो टाइप्स हैं, एक है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारे पास ब्रेन आ जाता है और उसके साथ हमारे पास क्या आ जाता है, स्पाइनल कॉर्ड। और जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है उसमें हमारे पास सोमैटिक सिस्टम आ जाता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम आ जाता है जिसका जिक्र इधर हो रहा है। ऑटोनॉमिक में फिर हमारे पास सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है और देन पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है। जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है ये इमरजेंसी के तौर पे काम करता है। जब आप किसी स्ट्रेस में होंगे या कोई लड़ाई वगैरह कर रहे हैं तो कौन सा सिस्टम आपको बॉडी में चल रहा होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक का रिलैक्सेशन से ताल्लुक है, जब आप रिलैक्स हो मेंटली एंड फिजिकली तो तब हमारा कौन सा सिस्टम चल रहा होता है, पैरासिम्पैथेटिक। ये बात समझ आई, ये क्लासिफिकेशन कैसे होती है, या कोई सवाल है तो पूछें। यस यस सर, समझ आ गई। चलिए ठीक है। सर ये दूसरा सिस्टम सर, कौन सा, ये पी वाला पूछ रहे हैं? ये आखिरी वाला सर जो जिसमें हम मेंटली और ये हाँ, ये रिलैक्स होते हैं। पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है। जी सर। ठीक है। अच्छा, तो अब स्मूथ मसल ऑफ द ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल लेयर है उसके स्मूथ मसल है, उसे क्या सप्लाई कैसे मिल रही होती है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, इस सिस्टम से मिल रही होती है। द ब्लड वेसल्स मोस्ट क्लोजली रेगुलेटेड बाय दिस नर्वस मैकेनिज्म आर द आर्टेरियोल्स। सबसे ज़्यादा ये मैकेनिज्म कहाँ पे चल रहा होता है, आर्टेरियोल्स में। क्यों चल रहा होता है आर्टेरियोल्स में, सिंस दे कंटेन प्रोपोर्शनली मोर स्मूथ मसल। स्मूथ मसल इनकी वॉल्स में सबसे ज़्यादा होते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर वेन्स या वेन्यूल्स, आर्टरीज। अब ये बात MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है कि स्मूथ मसल्स जो हैं वो मैक्सिमम किधर होते हैं, वो आर्टेरियोल्स में होते हैं। इसीलिए ये जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है ये कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा होता है, आर्टेरियोल्स में। The walls of larger veins such as the aorta contain mainly elastic tissue। जो लार्जर आर्टरीज हैं उनमें ज़्यादातर क्या होता है, इलास्टिक टिश्यू होता है। सो दे टेंड टू पैसिवली एक्सपेंड एंड रिकॉयल। ये एक्सपेंड भी कर सकते हैं, रिकॉयल भी कर सकते हैं, सुकड़ भी सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के ब्लड इनमें से कितना पास हो रहा है। वेन्स आल्सो रिस्पॉन्ड टू नर्व स्टिमुलेशन ऑल्दो दे हैव ओनली लिटिल स्मूथ मसल इन देयर ट्यूनिका मीडिया।
यहाँ तक कोई सवाल हो? नो सर। ठीक हो। फिर अब हम देखते हैं कि ब्लड वेसल डायमीटर एंड ब्लड फ्लो के ब्लड वेसल के डायमीटर और ब्लड फ्लो का आपस में क्या रिलेशन है। रेजिस्टेंस टू फ्लो ऑफ फ्लूइड्स अलोंग ए ट्यूब इज डिटरमाइंड बाय 3 फैक्टर्स। पहला हमारे पास क्या है, डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब डायमीटर एक का इतना होगा, एक ब्लड वेसल का, और एक का इतना होगा, तो ब्लड ज़्यादा किस में से गुजरेगा? सेकंड वाली से सर। क्यों? सर क्योंकि उसका फ्लो ज्यादा है और इसलिए ब्लड ज्यादा स्पीड से गुजरेगा, जाके फर्स्ट का लेंथ इसकी ज्यादा है लेकिन फ्लो कम है, अच्छा इसी वजह से। अच्छा, इसमें दो चीज़ें होती हैं, एक चीज़ होती है ब्लड फ्लो और दूसरी चीज़ होती है ब्लड प्रेशर। ठीक हो गया। ब्लड फ्लो का मतलब ये होगा कि ब्लड कितना गुजर रहा है सिर्फ, और ब्लड प्रेशर का मतलब होगा कि कितने प्रेशर से गुजर रहा है। ठीक है, आप ये समझ लें कि यहाँ पे एक पानी का टैंक पड़ा हुआ है, इसमें आगे यहाँ पे 2 में कर दूँ अगर सुराख, एक ज़्यादा डाया का कर दूँ और एक छोटे का कर दूँ, पानी किस में से ज़्यादा निकलेगा? फर्स्ट बड़े में से। जिसके बड़े वाले में से। तो ये बात आपने याद रखनी है कि ब्लड फ्लो की जब बात हो रही होगी तो वो जिस ट्यूब का डायमीटर ज़्यादा होगा उसमें से ब्लड ज़्यादा गुजरेगा। अभी हम प्रेशर की बात नहीं कर रहे, जो कम डायमीटर वाली होती है उसमें से कम गुजरता है पर फास्ट गुजर रहा होता है, वो ब्लड प्रेशर आपके नेक्स्ट लेक्चर में आएगा। फिलहाल सिर्फ आपने ब्लड फ्लो को समझना है कि ब्लड किस में से ज़्यादा गुजरता है। तो डायमीटर जितना बड़ा आप कर देंगे उतना ज़्यादा ब्लड उसमें से गुजरेगा। स्पीड की बात हम नहीं कर रहे। ठीक हो गया। यस सर। दूसरा हमारे पास फैक्टर आता है लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो एक ट्यूब की लेंथ इतनी है ब्लड वेसल की और एक की है इतनी, तो किस में से जल्दी गुजरेगा ब्लड फ्लो? सर ये छोटी है हाँ सर। जी, छोटी वाली में, क्योंकि उसमें से उसने उसकी जगह ही कम है गुजरने के लिए, तो ब्लड फ्लो जल्दी गुजर जाता है। लेंथ ऑफ द ट्यूब पे इस तरह रिलेशन है, छोटा होगा तो वो जल्दी गुजर जाएगा। नेक्स्ट क्या है, द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड इन्वॉल्व्ड, कि फ्लूइड जो है वो कितना विस्कस है। जैसे कि मैं ये अगर 2 जगह सुराख हैं जहाँ से गुजरना है, ठीक हो गया, एक में से मैं के ऊपर में टैंक लगा देता हूँ पानी का, और एक के ऊपर मैं टैंक लगा देता हूँ ये हनी का जिसको शहद कहते हैं, तो कौन सा पहले निकलेगा? ये ज़्यादा निकलेगा, पानी वाला। पानी वाला। पानी पानी तो, वाला। तो ये ऑयल वाला जो दूसरा है, सॉरी हनी वाला, क्यों नहीं निकल रहा? क्योंकि इसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है। तो जो लेस विस्कस होते हैं या जो लिक्विड टाइप होते हैं वो जल्दी निकल जाते हैं। तो ये 3 फैक्टर्स हैं जो कंट्रोल करते हैं कि ब्लड फ्लो कैसा होगा किसी भी ब्लड वेसल में से। द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर डिटरमाइनिंग हाउ इजीली द ब्लड फ्लोज थ्रू ब्लड वेसल इज द फर्स्ट ऑफ दीज वेरिएबल्स, दैट इज द डायमीटर ऑफ द रेजिस्टेंस वेसल्स। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास क्या है इसमें? डायमीटर ऑफ द ट्यूब। और ये जो ब्लॉकेज देगा, जो रेजिस्टेंस देगा ब्लड फ्लो होने में, जो रुकावट पैदा करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? प्रेफरल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट देखते हैं, ब्लड वेसल डायमीटर इज रेगुलेटेड बाय द स्मूथ मसल ऑफ द ट्यूनिका एडवेंटिशिया। अगेन वो स्मूथ मसल से ये हो रहा होता है, विच इज सप्लाइड बाय सिंपैथेटिक नर्व्स ऑफ द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी हमने बात की थी कि ये जो स्मूथ मसल्स हैं इन्हें ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम सप्लाई हो रहा होता है, तो उसमें भी कौन सी कैटेगरी इनमें इन्वॉल्व है? ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की। पैरासिम्पैथेटिक का सप्लाई ब्लड वेसल्स को नहीं होता, सिर्फ सिंपैथेटिक का होता है। अच्छा, there is no parasympathetic nerve supply to most blood vessels and therefore the diameter of the vessel lumen and the tone of the smooth muscle are determined by the degree of sympathetic activity। अब एक ब्लड वेसल का डाया इतना रहेगा या इतना हो जाएगा, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है? सिंपैथेटिक एक्टिविटी पे, कि उसमें सिंपैथेटिक एक्टिविटी बॉडी में कितनी चल रही है। सिंपैथेटिक एक्टिविटी जनरली कॉन्स्ट्रिक्ट्स द ब्लड वेसल्स। सिंपैथेटिक एक्टिविटी का काम क्या होता है? ये ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती है एंड देयर फॉर नैरोज द वेसल, वेसल को छोटा कर देगी, इंक्रीजिंग द प्रेशर इनसाइड। तो जब अगर ये नॉर्मल ब्लड वेसल है, जब इसकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी, जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई लड़ाई कर रहे हैं या आप किसी टेंशन में, स्ट्रेस में, तो सिंपैथेटिक एक्टिविटी क्या करेगी? इसी का डायमीटर कम कर देगी। कम करेगी तो ब्लड का जो प्रेशर है वो बढ़ जाएगा, बेसिकली ब्लड प्रेशर को ये राइज करती है। ये बात आपको समझ आएगी सिंपैथेटिक एक्टिविटी का क्या काम है ब्लड फ्लो में? सर रिपीट करें इसको। अच्छा, मैं रिपीट करता हूँ।
हम कह रहे हैं कि जो ये हमारे पास एक ब्लड वेसल है, ठीक हो गया। अब इसमें हमारे पास मसल्स होते हैं, स्मूथ मसल इसकी मिडल लेयर में, समझे ये इसकी मिडल लेयर है ना, तो ये इसमें स्मूथ मसल्स हैं। तो अब इसका डायमीटर नॉर्मली ये है, ठीक हो गया। अब आप किसी स्ट्रेस में हैं या आप किसी से लड़ रहे हैं या कोई आपको जहनी दबाव है, तो आपकी बॉडी में क्या सिस्टम स्टार्ट हो जाएगा? सिंपैथेटिक सिस्टम। अब सिंपैथेटिक सिस्टम स्टार्ट होगा तो वो क्या करेगा? वो इस वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके छोटा कर देगा। तो छोटा करेगा तो जो ब्लड है इसमें से वो फास्टली गुजरेगा या उसका प्रेशर जो है वो बढ़ जाएगा, जिससे जिससे क्या होगा कि आपका जो ब्लड प्रेशर है बेसिकली वो बढ़ जाएगा। तो ये काम होता है सिंपैथेटिक एक्टिविटी का कि वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करवा देती है। अब क्लियर हुआ कुछ? जी सर, थैंक यू। अच्छा, a degree of resting sympathetic activity maintains a constant baseline tone in a vessel wall and prevents pressure falling too low। अब ये होता है कि एक नॉर्मल एक रेस्टिंग सिंपैथेटिक एक्टिविटी बॉडी में चल रही होती है जिसने एक ख़ास साइज़ मेंटेन किया होता है नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में कि ब्लड जो वेसल है उसका कितना साइज़ होगा। डिक्रीज नर्व स्टिमुलेशन रिलैक्सेस द स्मूथ मसल थिनिंग द वेसल वॉल इनलार्जिंग द लूमेन। तो जब अगर एक्टिविटी ज़्यादा हो जाएगी तो वो क्या करेगी? ब्लड फ्लो को, ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देगी। फिर जब आपका वो स्ट्रेस वगैरह या वो जो भी मसला हल होगा तो ये स्टिमुलेशन कम होगी सिंपैथेटिक की, तो वो वापस इसको नॉर्मल उस पर ले आएगी। कैसे लाएगी? इसका डायमीटर बढ़ाएगी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वेजो डायलेशन। दिस रिजल्ट इन इंक्रीज ब्लड फ्लो अंडर लेस प्रेशर। अब डायलेट होगी है तो ब्लड ज़्यादा फ्लो करेगा पर उसका प्रेशर कम होगा। Constant adjustment of blood vessel diameter helps to regulate peripheral resistance and systemic blood pressure। अब ये जो हमने कहा था सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए क्या होता है? पेरिफेरल रेजिस्टेंस, जो डायमीटर होता है पेरिफेरल वेसल्स का। और ये क्या कंट्रोल कर रहा होता है? बेसिकली ब्लड प्रेशर। ये कैसे कंट्रोल करता है? ब्लड प्रेशर पे आपका अलग लेक्चर होगा एक, उसमें डिटेल है कि although most arterioles respond to sympathetic stimulation with vasoconstriction, the response is much less marked in some arteriolar beds, e.g. the skeletal muscle and the brain। अभी हमने बात की कि सिंपैथेटिक सिस्टम ब्लड वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट कराते हैं, पर कॉन्स्ट्रिक्ट तो कराएगा पर जो ब्रेन में आर्टेरियोल्स होंगी वहाँ पे वैजो कॉन्स्ट्रिक्शन नहीं करवाएगा या स्केलेटल मसल्स में। क्यों नहीं करवाएगा? उसकी रीज़न यहाँ लिखी है। दिस इज इंपॉर्टेंट सो दैट इन स्ट्रेस रिस्पॉन्स सच एज ए फ्लाइट और फाइट रिस्पॉन्स व्हेन सिंपैथेटिक एक्टिविटी इज वेरी हाई, दीज एसेंशियल टिश्यूज आर नॉट डिप्राइव्ड ऑफ द एक्स्ट्रा ऑक्सीजन दे नीड। अब ब्रेन को ऑक्सीजन बहुत चाहिए होती है नॉर्मल वर्किंग के लिए। अगर इसकी ब्लड वेसल कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाएंगी तो यहाँ पे ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी, और ऑक्सीजन की सप्लाई कम होगी तो ब्रेन डैमेज हो सकता है। इसलिए अल्लाह ताला ने क्या निज़ाम बनाया है कि जो सिंपैथेटिक सिस्टम जो कॉन्स्ट्रिक्ट करती है ब्लड वेसल्स को, ये ब्रेन की जो ब्लड वेसल्स हैं उससे कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं करती। वहाँ पे जो ब्लड फ्लो का एक मतलब जो सेट हुआ है कितना ब्लड फ्लो जाना है उतना ही जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है तो ब्रेन टिश्यूज़ जो हैं वो डैमेज हो सकते हैं। The length of the vessel and viscosity of blood also contribute to peripheral resistance, but in health these are constant and are therefore not significant determinants of changes in blood flow। हमने बात की है कि 3 फैक्टर्स हमने पढ़े हैं, डायमीटर, लेंथ एंड विस्कोसिटी। मेनली डायमीटर होता है, लेंथ और विस्कोसिटी तो सेम ही रहती है। अब जो ब्लड की विस्कोसिटी हो तो वही रहेगी, यूँ तो नहीं होगा कि आपके पाँव में ब्लड की विस्कोसिटी कुछ और है, हाथ में कुछ और है, तो इस वजह से इसका फिर इतना रोल नहीं होता ये ब्लड फ्लो में। इसी तरह लेंथ भी सेम ही रहती है, कुछ खास चेंजिंग तो नहीं होती। ये तो नहीं होगा कि आपकी जो फॉर एग्जांपल लेग को जो ब्लड सप्लाई जा रही है, जो ब्लड वेसल वो कभी छोटी हो जाएगी कभी बड़ी हो जाएगी। इस वजह से ये भी इतना इंपॉर्टेंट फैक्टर नहीं है। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर हमारे लिए सिर्फ है वो डायमीटर ऑफ द ट्यूब। यहाँ तक कोई सवाल है तो पूछ लें। नो सर, नहीं है। समझ आ रही है आप लोगों को? आज खामोशी ज़्यादा है तो इसके दो ही रीज़न हो सकती हैं, या तो सब कुछ यस समझ सर। आ रहा है या तो समझ नहीं यस आ सर। रहा। सर समझ आ रही है। यस सर, ठीक, आ रहे सर। सर समझ आ रही है। क्योंकि आज ज़रूरत से ज़्यादा खामोशी है तो मुझे कहीं वो कन्फ्यूजन में डालता है कि ये तो नहीं कि सारा ऊपर से जा रहा है। नहीं सर, समझ आ रही चलिए, है। अब ये हमने जो पीछे पढ़ा था ना, ये ऑटो रेगुलेशन था, क्योंकि ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम हमारे कंट्रोल में नहीं है। अभी हम एक और चीज़ हमारे पास आती है लोकल रेगुलेशन, जो खुद ही ब्लड फ्लो अपनी खुद ही करती है। Since tissues requirements for oxygen and nutrients vary depending on their activities, it is important that blood flow is regulated locally to ensure the blood flow matches tissue needs। अब ये होता है कि हर टिश्यू को अलग तरह का ब्लड सप्लाई चाहिए, किसी को ज़्यादा चाहिए, किसी को कम चाहिए। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने क्या हल निकाला? उन्होंने बना दिया ऑटो रेगुलेशन का मैकेनिज्म बॉडी के अंदर।
ये होता क्या है, द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गन टू कंट्रोल इट्स ओन ब्लड फ्लो अकॉर्डिंग टू नीड इज कॉल्ड ऑटो रेगुलेशन। के ब्लड जो है वो खुद ही अपनी ऑर्गन जो है अपनी नीड के मुताबिक अपनी ब्लड फ्लो को एडजस्ट कर रहा है, उसे हम क्या बोलते हैं, ऑटो रेगुलेशन। सम ऑर्गन्स इंक्लूडिंग द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, लीवर एंड किडनीज रिसीव प्रोपोर्शनेटली हायर ब्लड फ्लो एज अ मैटर ऑफ कोर्स। जैसे सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, इसको, लीवर को और किडनीज को, इनके बहुत वाइटल रोल्स होते हैं हमारी बॉडी में, या ये कैसे आप कह सकते हैं कि वाइटल ऑर्गन्स है, तो इन्हें ब्लड फ्लो बहुत ज़्यादा मिल रहा होता है। अदर टिश्यूज सच एज रेस्टिंग स्केलेटल मसल, अब जैसे स्केलेटल मसल्स हैं, आप लेटे हुए हैं, तो उनको तो इतनी ज़्यादा ब्लड फ्लो की ज़रूरत नहीं है, तो उन्हें बहुत कम ब्लड सप्लाई जाती है। ज़्यादा ब्लड सप्लाई किधर जाती है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, आपका दिमाग बिल्कुल ऑप्टिमल काम करे, लीवर में जाती है और किडनीज में जाती है। बट ये जब सप्लाई लीवर स्केलेटल मसल्स में कम है, ये 20 गुना ज़्यादा बढ़ सकती है। कब, ड्यूरिंग हैवी एक्सरसाइज, जब आप कोई जिम वगैरह कर रहे हैं, कोई हैवी एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो तब ब्लड फ्लो नेचुरली वहाँ पे 20 गुना ज़्यादा बढ़ जाएगा। ब्लड फ्लो इज इंक्रीज थ्रू इंडिविजुअल ऑर्गन्स बाय वैसोडाइलेशन ऑफ द वेसल सप्लाइंग इट एंड डिक्रीज थ्रू वैसोकंस्ट्रिक्शन। वही बात है, ब्लड फ्लो ज़्यादा कैसे होता है, जब वेसल डायलेट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसोडाइलेशन, और कम कब होता है, जब वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, वैसो कॉन्स्ट्रिक्शन। तो ये लोकल रेगुलेशन है कि वो ऑर्गन खुद ही अपनी रेगुलेट कर रहा है, वो हार्ट पे इतना डिपेंड नहीं कर रहा। द मेन मैकेनिज्म एसोसिएटेड विद दिस लोकल कंट्रोल ऑफ ब्लड फ्लो इंक्लूड, अब ये कैसे कंट्रोल करते हैं, रिलीज ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, इलेक्ट्रिक एसिड। एक टिश्यू जितना ज़्यादा ये रिलीज़ कर रहा होगा, इसका मतलब है वेस्ट प्रोडक्ट जितने ज़्यादा रिलीज़ कर रहा है, इसका मतलब है वो उतना एक्टिवली काम कर रहा है। तो इस सिचुएशन में वहाँ का ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा, वैसो डायलेशन हो जाएगी। टिश्यू टेम्परेचर, टेम्परेचर जितना ज़्यादा बढ़ता है एक टिश्यू का, इसका मतलब है वो उतना एक्टिवली काम कर रहा है। तो जितना ज़्यादा टिश्यू टेम्परेचर होगा, उतना ही ज़्यादा वहाँ ब्लड फ्लो होगा, वैसो डायलेशन होगी। हाइपोक्सिया, लैक ऑफ ऑक्सीजन, या डिक्रीज इन द लेवल ऑफ ऑक्सीजन, और ये जितना ज़्यादा कम होगा हाइपोक्सिया, या सॉरी जितना ज़्यादा हाइपोक्सिया होगा, उतना ही ज़्यादा ब्लड फ्लो जाएगा। जी जी, कोई सवाल है? सर ये जो मतलब पहाड़ों पे लोग रहते हैं, वहाँ पे ऑक्सीजन की मिकदार मतलब कम होती है ना, तो इनको तो हाइपोक्सिया हो जाता है फिर। वो उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट हुए हुए होते हैं, उनकी बॉडी एडजस्ट कर चुकी हुई होती है। अगर जो बाहर से बंदा जाता है ना, जैसे हम लोग चले गए नारायण का खान या कहीं इधर आगे पीछे, तो हमें हाइपोक्सिया डेवलप हो जाएगा, क्योंकि हमारी बॉडी तो वो उसके साथ एडजस्ट की हुई है ना, कि नॉर्मल ऑक्सीजन लेवल के साथ। जब हम जैसे जैसे ऊंचाई की तरफ जाते हैं, ऑक्सीजन लेवल कम होता जाएगा, तो हमें ज़्यादा मसला होगा। अगेन हमारी बॉडी एडजस्ट कर लेगी, ये नहीं होता कि अब हाइपोक्सिया हो गया तो वहाँ बैठ जाएंगे। पर जो पहाड़ी लोग हैं, मुकामी लोग हैं, उनमें बॉडी उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट की हुई होती है, उन्हें इतना मसला फील नहीं होता। किसे फील होगा, जो हम जैसे लोग जो नॉर्मल एरियाज से नदरन एरियाज की तरफ जाएंगे, उन्हें होगा मसला। ओके सर। नेक्स्ट हमारे पास है रिलीज ऑफ वैसोडाइलेटर केमिकल्स, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड हो गया। वैसोडाइलेटर केमिकल्स अगर बॉडी में रिलीज हों, जैसे नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो गया, तो ये क्या करेगा, वेसल्स को डायलेट कर देगा। Substances released in the inflammatory response such as histamine and bradykinin। inflammatory response जैसे होता है, जैसे आप आँख की हम मिसाल ले लेते हैं, आँख में कोई इन्फ्लेमेशन हुई तो आँख से ही आपको सुरख नज़र आ रही होती है। वो क्यों नज़र आ रही होती है, इस तरह के केमिकल्स रिलीज़ होते हैं, हिस्टामिन एंड ब्रैडिकिनिन, जो क्या करते हैं, ब्लड वेसल्स को डायलेट कर देते हैं। डायलेट करते हैं तो ब्लड ज़्यादा उसमें से फ्लो होता है, इसकी वजह से आपको आँख लाल नज़र आ रही होती है, जब उसमें कोई इन्फेक्शन हो या कोई इन्फ्लेमेशन हो। एक्टिविटी ऑफ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर सब्सटेंसेस, एड्रेलिन वगैरह हो गए, ये इनका क्या काम होता है, ये ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करा देते हैं, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो उससे कम हो जाता है। तो इस तरह ब्लड फ्लो कंट्रोल हो रहा होता है लोकली। नेक्स्ट हमारे पास है कैपिलरी एक्सचेंज। अब हम देखेंगे कि भी कैपिलरीज से हमने पढ़ा था पोरस होती हैं और इससे वो टिश्यूज़ में जाती हैं ऑक्सीजन और वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आती है। ये कैसे होता है इसको आप देखते हैं, आज थोड़ी सी इसकी फिजियोलॉजी देख लेते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंटरनल रिस्पायरेशन इज़ द एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिटवीन कैपिलरी ब्लड एंड लोकल बॉडी सेल्स। रिस्पायरेशन अमूमन हम कहते हैं ना सांस लेना, उसकी दो टाइप्स होते हैं, कि एक्सटर्नल और एक इंटरनल। एक्सटर्नल रिस्पायरेशन ये होती है जो हम सांस अंदर ले रहे हैं और बाहर ले रहे हैं सांस। इंटरनल क्या होती है, जो बेसिकली कैपिलरीज और टिश्यूज़ में सेल्स में आपस में जो एक्सचेंज हो रहा होता है गैसेस को, उसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल रिस्पायरेशन। Exchange in the tissues take place between blood at the arterial end of the capillaries and the tissue fluid and then between the tissue fluid and the cells। पहले ये होगा कि ये आपके पास है कैपिलरी के आर्टीरियल एंड से, यहाँ हमारे पास आर्टरीज हैं,
लेट्स सपोज, और इस तरफ हमारे पास वेन्स हैं। तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेज होता है किधर होता है? आर्टीरियल एंड पे होता है। कैसे होगा कि सबसे पहले जो कैपिलरीज से टिश्यू वो हैं गैसेज, वो कहाँ आएंगी? टिश्यू फ्लूइड। टिश्यू फ्लूइड क्या होता है कि कैपिलरी के बाहर ये टिश्यू पड़े हुए होते हैं ना, इस तरह। तो इनके दरमियान जो फ्लूइड होता है उसको हम क्या कहते हैं? टिश्यू फ्लूइड। तो सबसे पहले कैपिलरी में से टिश्यू फ्लूइड में आएंगे ये गैसेस वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह, और फिर यहाँ से वो कहाँ जाते हैं? इन द टिश्यूज़। Carbon dioxide towards the venous end of the capillaries is diffused into the blood down the concentration gradient. कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 जो टिश्यूज़ में होती है वो वीनस एंड में यहाँ से दोबारा कैपिलरी या ब्लड के अंदर चली जाती है। यहाँ तक कोई सवाल हो किसी को? चलिए आगे चलते हैं। अब ये हमने पढ़ा है एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इसमें सिर्फ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की बात थी। अब हम देखते हैं एक्सचेंज ऑफ अदर सब्सटेंसेस। द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड बाय द सेल्स ऑफ द बॉडी आर ट्रांसपोर्टेड अराउंड द बॉडी इन द ब्लड प्लाज्मा। In passing from the blood to the cells, the nutrient pass through the semi-permeable capillary walls to the tissue fluid bathing the cells, then through the cell membrane into the cell। ये वही बात लिखी हुई है कि कैपिलरी वॉल से वो पहले जाता है टिश्यू फ्लूइड में, टिश्यू फ्लूइड से उसके बाद वो किधर चला जाएगा? सेल के अंदर। The mechanism of the transfer of water and other substances through the blood capillaries depend upon, ये दो चीज़ों पर डिपेंड कर रहा होता है। एक हमारे पास क्या है? डिफ्यूजन है, और दूसरी क्या है? ऑस्मोसिस। अब ये डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस क्या होता है ये देख लेते हैं। द कैपिलरी वॉल्स consist of a single layer of epithelial cells that constitute a semi-permeable membrane which allows small molecule to pass through into the tissue fluid and retain large molecules in the blood। अब ये वही बात कह रहे हैं कि कैपिलरी में सिर्फ एक लेयर होती है, वो कौन सी होती है? एंडोथीलियम, और वो सेमी परमिएबल होती है, स्मॉल मालिक्यूल्स को बाहर जाने देती है और लार्ज को जैसे प्लाज्मा प्रोटीन्स होगी अंदर ही रखेगा, या रेड ब्लड सेल्स होगी। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन कहते हैं। उससे क्या क्या चीज़ें पास होती हैं? डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, कोलेस्ट्रॉल, विटामिन्स, मिनरल सॉल्ट्स एंड वाटर। जो भी टिश्यू को चीज़ें चाहिए वो यहाँ से पास होती हैं। इसको हम क्या कहते हैं? डिफ्यूजन। नेक्स्ट हमारे पास है ऑस्मोसिस। ऑस्मोटिक प्रेशर अक्रॉस द सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ड्रॉज वाटर फ्रॉम ए डाइल्यूट टू ए मोर कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन टू एस्टेब्लिश अ स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम। ये नाम आपने कभी सुना है? डाइल्यूट सोल्यूशन या कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन, केमिस्ट्री में कहीं सुना हो? एफएससी में? यस सर। जी ये सर। क्या होते हैं डाइल्यूट सोल्यूशन और कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन? सर डाइल्यूट में जो होता है वो सोल्यूट की अमाउंट कम होती है सॉल्वेंट में, और कंसंट्रेशन होता है उसमें सोल्यूट की अमाउंट ज़्यादा होती है। वेरी गुड। तो बेसिकली जैसे कि ये मेरे पास है एक दो हैं जार है ना, तो मैंने इसमें पानी डाल दिया, तो इस पानी में मैंने डाला है 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड, जिसको हम नमक बोलते हैं नॉर्मल ज़ुबान में, या फिर एक में मैंने डाला है 10 ग्राम। इसमें मिक्स हो गया है, सॉल्ट को मिक्स कर दिया इसके वाटर के अंदर। अब इसमें क्या है? सॉल्यूट की कॉन्सेंट्रेशन कम है और इसमें क्या है? ज़्यादा है। तो ये में सोल्यूशन मेरे पास कौन सी होगी? कॉन्सेंट्रेटेड। और जिसमें कम है इसको हम क्या कहते हैं? डाइल्यूट। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या करता है कि कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन से डाइल्यूट सोल्यूशन की तरफ चीज़ों को मूव करता है, और ये किसकी वजह से होता है? प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से, जो हमने ब्लड वाले लेक्चर में पढ़ा था। The force of the osmotic pressure depends on the number of non-diffusible particles in the solution separated by the membranes. The main substances responsible for the osmotic pressure between blood and tissue fluid are the plasma proteins. Mainly क्या होता है? एल्ब्यूमिन। ये आपके MCQs में आ सकता है कि कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन जो सबसे ज़्यादा रोल प्ले करता है इसमें ऑस्मोसिस में या ऑस्मोटिक प्रेशर में, तो वो क्या है हमारे पास? एल्ब्यूमिन। नेक्स्ट हमने देखना है कैपिलरी फ्लूइड डायनेमिक्स। इसी को हम देख रहे हैं, थोड़ा सा और डेप्थ में बात करते हैं। हमारे पास दो प्रेशर्स होते हैं, एक हमारे पास है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, जिसका दूसरा नाम हमारे पास क्या है? ब्लड प्रेशर। जी
इनका तो लगता है कोई नेट का मसला है, हम आगे शुरू करते हैं जब तक सही होता है। तो दो हमारे पास प्रेशर हैं, एक हमारे पास कौन सा हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर जिसको दूसरा हम क्या कह रहे हैं, ब्लड प्रेशर। इसका क्या काम होता है, ये इट टेंड्स टू पुश फ्लूइड आउट ऑफ द ब्लड स्ट्रीम। जैसे कि हमारे पास ये है एक ब्लड वेसल, तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या काम होता है कि ब्लड को या फ्लूइड को इधर से बाहर की तरफ टिश्यूज़ में लेके आए। दूसरा हमारे पास क्या है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या काम होता है, पुल इट बैक इन एंड इज मेनली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या काम होता है कि जो फ्लूइड है वो वापस ब्लड वेसल में आ जाए। कहाँ से आ जाए, टिश्यूज़ में। कहाँ से निकला था ये, ओरिजिनली ब्लड वेसल से यहाँ से निकला है और वापस टिश्यू से दोबारा ब्लड वेसल्स में आ जाए। ये किसका काम है, ऑस्मोटिक प्रेशर का। यहाँ तक किसी को सवाल हो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर या ऑस्मोटिक प्रेशर से? नो सर। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या पढ़ा, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का काम है कि फ्लूइड को बाहर निकाले, ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या काम है कि फ्लूइड को दोबारा ब्लड के अंदर ले आए। At the arterial end, the hydrostatic pressure is about 35 mm of mercury and the opposing osmotic pressure of the blood is 25 mm of mercury। अच्छा, ये हमारे पास है आर्टेरियल एंड की, ठीक है, ये वाला। तो यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हमारे पास कितना है, 35, और ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास कितना है, 25। तो ज़्यादा हमारे पास कौन सा हुआ, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर हुआ। इसका क्या काम होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का, कि फ्लूइड को बाहर की तरफ निकालना। तो जब आर्टेरियल एंड होता है कैपिलरी का, उसमें से फ्लूइड ब्लड से बाहर निकलता है, जाकर टिश्यूज़ में आ जाता है। सिमिलरली जब मैं इस तरफ जाऊँ वीनस एंड में, यहाँ से आगे हमारे पास वेन शुरू हो रही है, तो जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ये किसकी वजह से था, प्लाज्मा प्रोटीन की वजह से। तो वो तो सेम रहती है चाहे आर्टेरियल एंड हो या वेनस एंड हो। तो ऑस्मोटिक प्रेशर हमारे पास सेम है, बट अब ये है कि यहाँ पे हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर कम हो गया वेन्स वाली साइड पे। क्यों, वेन्स का डायमीटर ज़्यादा होता है तो ब्लड फ्लो उसमें से फिर प्रेशर उसका कम हो जाता है। तो यहाँ 15 हो गया। अब यहाँ पे कौन सा प्रेशर ज़्यादा हो गया, ऑस्मोटिक प्रेशर। ये ज़्यादा हुआ तो वीनस एंड में क्या हुआ कि ब्लड फ्लो दोबारा, जो फ्लूइड है वो दोबारा ब्लड वेसल में आ गया। यहाँ पे मेनली कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी इसके साथ, और यहाँ जो बाहर जाता है इसमें मेनली ऑक्सीजन होती है। ये क्लियर हो गया है, कोई सवाल है तो पूछ लें। सर अगेन समझाना अच्छा, प्लीज। दोबारा देखते हैं। हमने कहा हमारे पास दो चीज़ें ना, एक हमारे पास होता है हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर और दूसरा हमारे पास होता है ऑस्मोटिक प्रेशर। दोबारा इस डायग्राम पे आते हैं, ठीक हो गया। तो हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का क्या काम होता है कि ब्लड से फ्लूइड को बाहर की तरफ निकालता है, ठीक हो गया। और सिमिलरली जो ऑस्मोटिक प्रेशर है उसका ये काम होता है कि वो फ्लूइड को टिश्यूज से ब्लड की तरफ लेके आता है। यहाँ तक आपको क्लियर है कि इन दोनों का फंक्शन क्या है? यस। अच्छा, अब जो ऑस्मोटिक प्रेशर है ना वो बॉडी के अंदर 25 रहता है, ठीक हो गया। तो यहाँ से मेरे पास आर्टरीज शुरू हो रही हैं और यहाँ मेरे पास है वेन। तो आर्टरी वाली साइड आपको पता है क्योंकि वहाँ ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है, ब्लड प्रेशर ही हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है। तो आर्टीरियल एंड में मेरे पास ब्लड प्रेशर कितना होगा, 35। तो इसमें से कौन सा ज़्यादा है, 35 ज़्यादा है या 25 ज़्यादा है? 35 ज्यादा है सर। 35 ज़्यादा है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे क्या चीज़ डोमिनेट करेगी, ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर का क्या काम होता है कि फ्लूइड को वेसल से बाहर की तरफ निकालना, टिश्यूज़ में निकालना। तो जो आर्टीरियल एंड होगा यहाँ पे फ्लूइड बाहर की तरफ आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। अच्छा, अब हमने बात की ऑस्मोटिक प्रेशर, तो यहाँ पे भी 25 ही रहता है, वो तो चेंज नहीं होता। तो जब ब्लड फ्लो यहाँ से तो फ्लूइड निकल गया, ब्लड आगे आ रहा है, तो वीनस वाली साइड से डायलेशन ज़्यादा होती है ब्लड वेसल्स की, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो कम हो जाएगा। ब्लड फ्लो कम होगा तो आपका साथ प्रेशर भी, ब्लड प्रेशर कम हो जाएगा। वीनस एंड पे कितना होगा हमारे पास, होगा 15। आर्टीरियल एंड में कितना था, 35। यहाँ कितना हो गया, 15। तो यहाँ पे अब ज़्यादा क्या चीज़ होगी, ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर का क्या काम है, बाहर से फ्लूइड को अंदर की तरफ लाना। तो वीनस एंड में फ्लूइड जो है वो टिश्यूज से ब्लड स्ट्रीम में इंटर हो जाएगा। क्लियर हुआ? यस सर क्लियर, थैंक यू। हो गया, यही चीज़ें इसमें आगे लिखी हुई हैं और आपका लेक्चर हो गया है कंप्लीट।